बहुत समय पहले की बात है। अयोधनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी रूपलेखा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। रूपलेखा न केवल अनुपम सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और हृदय से बहुत दयालु भी थी। वह महल के बाहर निकलकर प्रजा की स्थिति देखना और जरूरतमंदों की मदद करना पसंद करती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और कुछ गाय भैंस। लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसकी बांसुरी। जब वह अपनी बांसुरी बजाता तो जैसे पूरा जंगल शांत हो जाता। पशु पक्षी तक उसकी धुन से मोहित हो जाते। गांव में कहा जाता था कि उसकी बांसुरी में जादू है। एक दिन राजकुमारी रूपलेखा महल की ऊंची दीवारों से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर गई। वह हमेशा चाहती थी कि वह आम लोगों की तरह स्वतंत्र होकर घूम सके। रास्ते में वह एक नदी के किनारे रुकी, जहां उसे एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। यह धुन इतनी मोहक थी कि उसने अपना घोड़ा रोक दिया और देखने लगी कि इसे बजा कौन रहा है। जब उसने देखा कि एक साधारण चरवाहा फटे पुराने कपड़ों में एक पत्थर पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। रूपलेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो? वीरू ने झुककर प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम वीरू है राजकुमारी। मैं बस एक साधारण चरवाहा हूं। रूपलेखा को पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का अवसर मिला था जो न तो दरबारी था और न ही कोई अमीर जमींदार। वह वीरू की सरलता और उसके संगीत से प्रभावित हुई। इसके बाद वह हर दिन नदी किनारे आने लगी। दोनों की बातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे एक दूसरे के दिल के करीब आने लगे। राजकुमारी और वीरू की बढ़ती निकटता महल में ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। जब एक सैनिक ने राजा को यह बात बताई तो वे आग बबूला हो गए। एक साधारण चरवाहा मेरी बेटी से प्रेम करेगा? यह असंभव है, राजा ने गुस्से से कहा। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वीरू को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और राजकुमारी को महल में नजरबंद कर दिया जाए। जब रूपलेखा को यह पता चला कि वीरू को बंदी बना लिया गया है, तो उसने राजा के सामने जाकर कहा, पिताजी, यह अन्याय है। वीरू का दोष क्या है? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम एक चरवाहे से प्रेम नहीं कर सकती। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह किसी योग्य राजकुमार से ही होगा। रूपलेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऐलान कर दिया, अगर वीरू को सजा दी गई तो मैं महल छोड़ दूंगी। राजा को अपनी जिद्दी बेटी पर क्रोध आया, लेकिन वे जानते थे कि उसे मनाने के लिए उन्हें कोई और उपाय निकालना होगा। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने वीरू को कारागार से निकालकर कहा, यदि तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। जंगल में जाओ और एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आओ जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सके। अगर तुम यह कर पाए तो मैं स्वयं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। वीरू जानता था कि यह असंभव है, लेकिन अपने प्रेम को साबित करने के लिए वह इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। वीरू ने कई महीनों तक जंगल में खोज की, पर्वतों की यात्रा की, संतों और आयुर्वेदाचार्यों से मिला, लेकिन कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं जानता था। अंत में वह एक बूढ़े अर्षि के पास पहुंचा, जिन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो मृत को जीवित कर सके, लेकिन प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा प्रेम पाने के लिए व्यक्ति को खुद को खोने का साहस रखना पड़ता है। वीरू समझ गया कि उसकी परीक्षा क्या थी। वह महल वापस लौटा और राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं ताकि राजकुमारी का भविष्य सुरक्षित रहे। राजा उसकी निस्वार्थता देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि एक साधारण चरवाहा भी किसी राजकुमार से अधिक योग्य हो सकता है। उन्होंने वीरू को क्षमा कर दिया और घोषणा की, सच्चा प्रेम धन, प्रतिष्ठा या रक्त से नहीं, बल्कि दिल से होता है। वीरू ने यह सिद्ध कर दिया है। मैं स्वयं अपनी बेटी का विवाह वीरू से करवाऊंगा। राजकुमारी और वीरू का विवाह पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम से हुआ, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई।
कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम सिंह ने महसूस किया कि वीरू न केवल एक अच्छा पति है, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति भी है। उन्होंने अपनी गद्दी वीरू को सौंप दी और स्वयं सन्यासी बनकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस तरह एक साधारण चरवाहा वीरू अयोधनपुर का राजा बना और उसकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। राजा वीरू और रानी रूपलेखा के प्रेम की जीत हो चुकी थी। वीरू, जो कभी एक साधारण चरवाहा था, अब अयोधनपुर का न्यायप्रिय राजा बन चुका था। उसने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से राज्य को समृद्ध बनाया। लेकिन जहां सत्ता होती है, वहां षड्यंत्र भी पनपते हैं। वीरू को अब एक और कठिन परीक्षा का सामना करना था। विश्वासघात, सत्ता का लोभ और सच्ची पहचान की तलाश। महल के कई दरबारी और सामंत अभी भी वीरू को राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें से सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था मंत्री भास्कर, जो पहले राजा विक्रम सिंह का विश्वास पात्र था। भास्कर ने अन्य असंतुष्ट मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा, एक चरवाहा राजा बन गया, यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उसे हटाने के लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ सामंतों ने समर्थन किया, लेकिन कुछ ने कहा, पर जनता तो राजा वीरू से खुश है। अगर हमने विद्रोह किया तो प्रजा हमारे खिलाफ हो जाएगी। भास्कर मुस्कुराया और धीरे से बोला, तो हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि जनता खुद उसे राजा मानने से इनकार कर दे। मंत्रियों ने एक साजिश रची। उन्होंने महल के कुछ सेवकों को खरीद लिया और धीरे धीरे पूरे राज्य में यह अफवाह फैलाने लगे कि राजा वीरू, जो कभी एक चरवाहा था, अब ऐशो आराम में डूब चुका है। वह प्रजा की परवाह नहीं करता। भास्कर ने कई व्यापारियों को भी रिश्वत देकर अनाज की कीमतें बढ़वा दी। कुछ ही हफ्तों में राज्य में महंगाई बढ़ने लगी और लोग धीरे धीरे राजा पर सवाल उठाने लगे। रूपलेखा को जब इस बात का पता चला तो उसने वीरू को आगाह किया, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तुम्हें कुछ करना होगा। वीरू को लगा कि जब तक वह महल में रहेगा तब तक सच्चाई जान नहीं पाएगा। उसने एक योजना बनाई। रानी रूपलेखा से विदा लेकर उसने साधारण वेशभूषा धारण की और एक आम नागरिक की तरह अपने ही राज्य में घूमने निकल पड़ा। उसने देखा कि बाजार में अन्न के दाम बहुत बढ़ चुके थे। किसान परेशान थे क्योंकि उनके अनाज का सही मूल्य नहीं मिल रहा था। लोगों के मन में राजा के प्रति अविश्वास बढ़ रहा था। वीरू को समझ में आ गया कि कोई न कोई सत्ता के भीतर से इन हालातों को बिगाड़ रहा है, लेकिन इसका प्रमाण कैसे मिले? वीरू ने बाजार में एक किसान को रोते हुए देखा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, राजा वीरू बहुत बदल गया है। सुना है कि वह अब सोने चांदी से बना भोजन करता है और हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। वीरू को यह सुनकर झटका लगा। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने यह खुद देखा है? किसान बोला, नहीं, लेकिन सब यही कह रहे हैं। तभी वीरू को समझ आ गया कि साजिश केवल झूठी अफवाहों पर टिकी है। वीरू महल लौटा और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने घोषणा की कि महल में एक बड़ा भोज रखा जाएगा, जिसमें सभी दरबारी और मंत्री उपस्थित होंगे। मंत्री भास्कर और उसके साथी खुश हो गए। उन्हें लगा कि राजा अब आराम तलब बन चुका है। लेकिन भोज के दौरान वीरू ने सबके सामने कहा, आज मैं अपने राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कृत करना चाहता हूं, जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। यदि वह स्वयं सामने आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर वीरू ने अपने सैनिकों को इशारा किया। अचानक कुछ व्यापारी और महल के सेवक दरबार में लाए गए, जिन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि मंत्री भास्कर ने उन्हें रिश्वत देकर राजा के खिलाफ अफवाहें फैलाने को कहा था। मंत्री भास्कर और अन्य षड्यंत्रकारियों को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। वीरू ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैं एक साधारण चरवाहा था, लेकिन राजा बनने का मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे अलग हूं। यह राज्य हम सबका है। अगर कोई समस्या हो तो सीधे मुझ तक पहुंचाओ, न कि अफवाहों पर विश्वास करो। राज्य में फिर से शांति आ गई। वीरू ने व्यापारियों और किसानों के लिए नए नियम बनाए, जिससे महंगाई कम हो गई। रूपलेखा ने वीरू से मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि राजा केवल ताज से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाता है।
वीरू ने हंसकर कहा, और मैंने भी सीख लिया कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी तकलीफें समझे। इस तरह वीरू ने न केवल अपने प्रेम की बल्कि अपने न्याय और बुद्धिमत्ता की भी जीत हासिल की। अयोधनपुर का यह अनोखा राजा इतिहास में अमर हो गया।